आज हम आप लोगों को फ्रांस की क्रांति के बारे में बताने वाले हैं। क्लास 9th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे हमने इसको कई पॉइंट में ऐसे लिखा है, तो मैं सारे पॉइंट्स को धीरे एक एक करके बताऊंगी। तो जो यहाँ पे क्रांति का आरंभ लिखा है, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा उस समय की जो स्थिति थी फ्रांस की उसके बारे में बताना चाहती हूँ। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ का जो शासक था वो लुई 16वां था। जब इसने शासन संभाला था तो उस समय फ्रांस का जो राजकोष है वो खाली पाया गया था। और राजकोष खाली पाए जाने के कई सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण ये है कि लंबे समय से यहाँ पे युद्ध चल रहा था। ये युद्ध क्या है कि जो लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को उसका जो शत्रु उस टाइम पर था ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। फ्रांस ने अमेरिका की, और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया था। और दूसरा कारण यह है कि वर्साय के महल और राज दरबार की शानो शौकत को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का भी बोझ जो है वो फ्रांस पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो ये जो कारण है जिसकी वजह से यहाँ का राजकोष जो है वो धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, क्रांति का आरंभ। फ्रांस पर कर ज़्यादा हो जाने के कारण से यहाँ पर कर को भी बढ़ाना पड़ा, क्योंकि अब जब ज़्यादा कर्ज हो जाएगा तो कहाँ से आएंगे पैसे। तो पैसे को लेने के लिए या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो क्या किया गया, यहाँ पे कर को बढ़ाया गया। तो फ्रांस पर कर ज़्यादा हो जाने के कारण से यहाँ पर कर को भी बढ़ाया गया। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 6 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई थी। यानी कि जो अब पहले से तो कर लगे थे वहाँ पे, लेकिन अब नए नए कर और भी बढ़ाने थे, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें अब जो हैं, जो राजा की ज़रूरत थी वहाँ की, वो पूरी नहीं हो पा रही थी, सारी चीज़ें मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो जिसकी वजह से कर को बढ़ाना था। इस कर को तो यहाँ पे जैसे कोई भी अगर कर बढ़ाना होता है तो ऐसे नहीं होता है कि राजा अपनी मर्जी से कर को बढ़ा देते हैं, नहीं। राजा को क्या करना होता है, कोई भी नया नियम लागू करने के लिए या फिर कर नया लगाना है तो उनको स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी। तो यहाँ पे कई जगह 5 मई लिखा होता है और कई जगह ये 6 मई लिखा होता है। तो 5 मई को 5 या 6 मई को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि को भेजा। यहाँ पे स्टेट जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ उसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 स्टेट थे फ्रांस में। एक था प्रथम, एक द्वितीय और एक तृतीय। प्रथम में वो लोग आते थे जो पादरी वर्ग से थे, जो पादरी लोग थे, जिन्हें चर्च बोलते हैं हम, पोप या चर्च। तो प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग आते थे, दूसरे में कुलीन लोग आते थे, और तीसरे में जो आते थे जैसे कि हो गए वकील हो गए, या फिर टीचर हो गए, या फिर मजदूर हो गए, किसान हो गए, ये सारे लोग आते थे। तो जो पहला और दूसरा स्टेट था, यानी जो पादरी वर्ग पहला स्टेट और जो दूसरा कुलीन वर्ग है दूसरा स्टेट, इन लोगों ने अपने 300 प्रतिनिधि को इस स्टेट जनरल की बैठक में भेजा था, जो कि आमने सामने की कतार में बैठे। जैसे कि जब बैठाया गया तो इनको पहले प्रथम स्टेट के लोगों को बैठाया गया, और उसके बाद से फिर उसके सामने द्वितीय स्टेट को बैठाया गया, और जो तृतीय स्टेट के लोग थे, यानी जो तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि वहाँ पे गए थे, वो इन लोगों के पीछे खड़े थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। यहाँ पे जो पहले से राजा ने एक अधिकार बना रखा था, वो ये था कि हर एक स्टेट से सिर्फ एक मत दिया जाएगा। भले ही वहाँ पे 300 प्रतिनिधि गए हैं, लेकिन प्रथम स्टेट से एक वोट दिया जाएगा, द्वितीय स्टेट से एक वोट दिया जाएगा, और तृतीय स्टेट से एक वोट दिया जाएगा। लेकिन जो तीसरे वर्ग के लोग थे, इन लोगों ने इस बार ये मांग रखी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जितने लोग इसमें भाग लिए हैं, हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
तो राजा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और जब उनकी इस प्रस्ताव को नहीं माना गया तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे 600, वो विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले आए। तो ये जो है क्रांति का आरंभ जो मैंने बताया, इसमें ये चीज़ें थीं कि किस तरीके से जनरल स्टेट्स की जो बैठक बुलाई गई और वहाँ से लोग, उनकी बातें ना, उनकी मांग ना पूरी होने की वजह से लोग बाहर चले आए थे। यहाँ पे मैंने एक जनसाधारण मिराबो और आबेसिए ऐसे लिखा है। तो ये मिराबो और आबेसिए व्यक्ति का नाम है जिन्होंने जो ये आंदोलन है या जो तृतीय स्टेट के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व किया था, ये मिराबो और आबेसिए ने किया था। उसके बाद से दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है टेनिस कोर्ट की शपथ, 20 जून लिखा है। तो टेनिस कोर्ट की शपथ क्या है? जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे, जब उनकी बातों को नहीं माना गया और वो वहाँ से बाहर आ गए, तो उन्होंने क्या किया, बाहर आकर के कि खुद को, यानी कि तीसरे स्टेट को, यानी जो भी प्रतिनिधि हैं उनको, या तीसरे स्टेट के अंदर जो लोग आते हैं उनको संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता घोषित कर दिया। वैसे वो पहले से भी इसको मानते थे, लेकिन घोषित कर दिया। और 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के अंदर, वर्साय जो कि यहाँ की राजधानी थी, वर्साय का महल जो मैंने पहले बताया था, जिसकी शान शौकत को बनाए रखने के लिए काफ़ी खर्च आ रहा था, तो वर्साय जो कि यहाँ की राजधानी है, तो यहाँ पे वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। जो तृतीय वर्ग के लोग थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने का संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। यानी कि जो तीसरे प्रतिनिधि के लोग थे जिन्होंने टेनिस कोर्ट में आकर के शपथ ली थी कि जब तक सरकार जो है या फिर जो राजा हैं या शासक हैं उनके जो अधिकार हैं कि उनको जब तक कम नहीं किया जाएगा, हम तब तक अपनी इस असेंबली को भंग नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है कि स्टेट जनरल को राष्ट्रीय सभा की मान्यता दे दी गई थी बाद में, क्योंकि शासक यानी कि जो राजा हैं लुई 16, उन्हें भी डर लग गया था कि कहीं ये हमारे खिलाफ जाकर के किसी प्रकार का कोई दंगा ना कर दें, इसलिए स्टेट जनरल को राष्ट्रीय सभा की मान्यता दे दी गई थी। और 9 जुलाई 1789 को संविधान का कार्यभार ग्रहण किया गया था। उसके बाद से तीसरा पॉइंट है बास्तिल का पतन, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। तो बास्तिल का पतन क्या है? इधर जब क्या बोलते हैं लोग राष्ट्रीय सभा बनाने में लगे हुए थे, उधर वहाँ पे ये राष्ट्रीय सभा के बाद की बात है, ठंडी का टाइम था वहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से वहाँ की जो फसल है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे जो रोटी की कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, तो लोग खाने के लिए मर रहे थे। और इसी बीच क्या हुआ कि लोगों के बीच में यह अफवाह फैल गई कि सम्राट जो हैं उन्होंने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया है। और 14 जुलाई 1789 को सैकड़ों लोगों का समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। जो बास्तिल है ये जिला था, तो इसको लोगों ने क्या किया, लोगों की भीड़ ने यहाँ पे जाकर के इसको तोड़ डाला और हथियारों पर कब्जे की इस लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और यहाँ पे जो कैदी, पहले से जो कैदी यहाँ पे थे उनको छुड़ा लिया गया। और ये जो बास्तिल का किला, इसको तोड़े जाने का एक कारण ये भी है क्योंकि सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था ये बास्तिल का किला, जिसकी वजह से भी इसको तोड़ा गया था। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी और आगे की जो वीडियो है इसमें मैं आपको फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण है उसको बताऊंगी। तो धन्यवाद।